अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आराध्य शिव की नगरी, फिजाओं में घुली इसकी दास्तां, घाटों का शहर, अनसुलझे किस्सों का महल, जीवन और मृत्यु का संगम करती गंगा की लहरें। स्वागत है धरती के इस पावन शहर में आप सभी का। सुभाषी घाट के समीप श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। सभी अपने अपने पूजा पाठ में व्यस्त थे। पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो चुका था। नदी की लहरों से हवाएं टकरा रही थीं। सुगंधित पुष्पों और धूप की खुशबू एक मंदिर में बजती घंटियों की आवाज़ वातावरण को सुगंधित मय बना रही थी। शांत जल में हलचल सी होने लगी। एक शख्स गंगा के पानी से बाहर निकलकर पूर्व दिशा में उसका चेहरा था। गले में लंबी, शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। सुंदर सुडौल शरीर, गठीला बदन, चेहरे की बनावट अत्यधिक मनोहर थी। बाएं कान में छोटी सी सोने की बाली थी। वो शख्स हाथ जोड़कर आंखें बंद किए पानी में खड़े होकर मंत्र उच्चारण कर रहा था। उसने अंजलि में जल भर और सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए मंत्र उच्चारण किया। उसने आंखें बंद किए हुए ही अपने दोनों हाथ जोड़े और वापस से नदी में डुबकी लगाई। गनीमत थी कि वो वक्त रहते ही नीचे झुक गया था। उसके नीचे झुकते ही उसके सिर के ऊपर से तलवार का वार गुजरा। सामने खड़े जिस आदमी ने वार किया था वो आसपास उस लड़के को तलाशने लगा। तभी वो जोर से चीखा क्योंकि किसी ने पानी में उसके पैर खींच लिए। वो लड़का वापस से डुबकी लगाकर ऊपर की ओर उठा। उसे घेर कर पानी में 3 लोग खड़े थे। तीनों के ही हाथों में तलवार थी। उस लड़के ने आंखें खोल ली। देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात रुद्र अवतार हो। उसने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा। जैसे ही उन तीनों आदमियों ने उस लड़के पर एक साथ वार किया, वो लड़का वापस पानी में चला गया। वो तीनों आदमी उसे तलाशते ही रह गए। वो लड़का तैरते हुए घाट की सीढ़ियों के समीप पहुंच चुका था और अपने हाथों का कड़ा और रुद्राक्ष की माला उतार रखा था। उन तीनों आदमियों में से एक की नज़र उस पर पड़ी। उसने बाकी आदमियों को इशारा करके कहा, वो रहा। वो तीनों फिर उसकी ओर बढ़ गए। उस लड़के ने हाथों के इशारे से उन तीनों को ही अपने पास बुलाया। जैसे ही उन तीनों ने उस पर वार किया, वो लड़का साइड हट गया और तलवारों से सीढ़ियाँ टकराईं। वो लड़का वापस पानी के अंदर गया और वो दोनों लोगों के पांव खींचते हुए पानी के अंदर ले गया। तीसरा आदमी उसकी तलाश ही रह गया। कुछ देर बाद वो लड़का फिर पानी से बाहर निकला। इस वक्त वो तीसरे आदमी के पीछे खड़ा था। उसने उस आदमी का कंधा थपथपाया तो वो पीछे पलटा। इससे पहले वो हमला करता, उस लड़के ने उसके हाथ को मरोड़, जिससे वो आदमी जोर से चिल्लाया। उस लड़के ने उस आदमी का गला दबोच लिया। तभी घाट से थोड़ी दूर पर खड़ा एक लड़का हाँफते हुए चिल्लाया, विक्की, उस साला तिवारी फिर अपना आदमी भेजा है। तभी उसके पीछे दूसरा लड़का भागता हुआ आया। विक्की, नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 20 लोगों की पलटन भेजी है। पानी में खड़े लड़के का नाम विक्की था। उसके दोस्त उसे विक्की कहकर बुला रहे थे। विक्की ने जिस आदमी को गला दबोचा था उसे मारकर पानी में गिरा दिया और अपने एक हाथ से उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। चेहरे पर मुस्कुराहट की छटा बिल्कुल सही थी। क्रोध और अग्नि की ज्वाला इतनी थी कि उसे गंगा का जल भी ठंडा नहीं कर पाया। विक्की ने बाहर की ओर देखा तो कई आदमी हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। विक्की महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हुए पानी से बाहर निकला। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ऊपरी तन पर कोई वस्त्र नहीं था। नीचे उसने ब्लैक पैंट पहनी थी। सामने से 2 आदमियों ने जैसे ही विक्की पर वार किया, विक्की साइड हट गया। वो दोनों पानी में गिर गए। विक्की ने बाकी 2 लोगों को संभाला जो ठीक उसके पीछे थे। उसके लिए वो लोग किसी मेज कुर्सी से कम नहीं थे। किसी के हाथों की हड्डियां तोड़ी तो किसी के पैरों की हड्डियां, किसी के गले को दबोचकर सीढ़ियों से गिराया तो किसी की रीढ़ की हड्डी पर कोहनी मारी।
वही विक्की के दोस्त भी उन आदमी से लड़ पड़े। एक ने दूसरे से कहा, श्रवण, ये मोटा हमसे नहीं संभलेगा, तू ही आकर संभाल। साला तुमसे कुछ संभलता ही भी नहीं। हमरे भरोसे पैदा होकर ही धरती पर आए थे क्या? श्रवण ने कहते हुए पीछे पलटा तो देखा एक अच्छा खासा मोटा आदमी जो दिखने में बड़ी बिल्डिंग सा था। उसने उसके दोस्त को कॉलर से पकड़कर हवा में 2 फीट ऊंचा उठा रखा था। श्रवण की आंखें बड़ी होती चली गईं। उसने ऊंचाई पर देखते हुए कहा, शिव, तुम तो भोलेनाथ की तरह हवा में लहरा रहे हो। नीचे आ जाओ भैया, तुम्हारे बिना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। उस बड़ी बिल्डिंग आदमी ने श्रवण को भी कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। साला खा खा के तगड़े हो गए हो। अरे हम सुबह से नाश्ता भी नहीं किए, छोड़ दो हमको। श्रवण उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला। श्रवण और शिव दोनों एक के साथ चिल्लाए, विक्रांत, विक्रांत। विक्की ने जब अपने दोस्तों की चीख सुनी तो उसका ध्यान अपने दोस्तों पर गया। विक्की ने अपने सामने आ रहे आदमियों को दूर ढकेला और अपने दोस्त की मदद के लिए उनकी ओर बढ़ा। विक्रांत ने उस बॉडी बिल्डर आदमी के पैर पर वार किया। उस आदमी ने उन दोनों दोस्तों को छोड़ दिया। शिव और श्रवण एक साथ जमीन पर गिरे। वो आदमी पीछे की ओर पलटा। विक्रांत के सामने जो आदमी खड़ा था वो उससे दोगुनी क्षमता रखता था। विक्रांत की आंखों में उसे देखकर कोई खौफ नहीं था। श्रवण पलटते हुए बोला, विक्की, छोड़ना मत इसको, बहुत तेज का पटका है यार। उस आदमी ने विक्रांत पर वार किया तो वो साइड हट गया और घूमते हुए उसकी टांगों के बीच वार किया। वो आदमी दर्द से झटपटाता हुआ घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। विक्रांत ने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ा और सीने पर लात मारते हुए धूल में मिला दिया। शिव और श्रवण दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई किया। विक्रांत की नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखा। अब कोई भी हमलावर नहीं बचा था। विक्रांत सीढ़ियाँ उतर कर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा। उसने गले में रुद्राक्ष की माला वापस धारण की और हाथों में कड़ा, वापस ही सफ़ेद रंग का कपड़ा भी रखा था। विक्रांत उसे ओढ़ते हुए मंदिर के अंदर चला गया। उसने घंटी बजाई, अपने दोनों हाथ ऊपर करके शिवलिंग को सत नमन किया। विक्रांत नीचे आया और घाट की दूसरी तरफ चला गया। एक कतार में 7 अग्निकुंड प्रज्वलित थे। सभी के समक्ष पुरोहित जी बैठकर यज्ञ विधि कर रहे थे। पूरा सभा मंत्रोच्चारण से बंध गया। विक्रांत भी एक वेदी के समक्ष आकर खड़ा हुआ और पुरोहित जी को प्रणाम किया। पुरोहित जी ने कहा, आसन ग्रहण करो बेटा। विक्रांत वेदी के समीप बैठ गया। शिव और श्रवण दोनों विक्रांत के पीछे कुछ दूरी पर आकर खड़े हो गए। विक्रांत भी एक वेदी के समक्ष बैठा। आज ना तो महाशिवरात्रि ना दुर्गाष्टमी, फिर काहे खातिर विक्की पूजा कराए रखा है? श्रवण के ये पूछने पर शिव ने कहा, चाचा जी के लिए। वो जब भी इस दर पर आया है सिवाय चाचा जी और हमारे, उसने और कुछ नहीं मांगा। अपनी खुशी के लिए तो कभी भी उसने हाथ नहीं जोड़े। तकरीबन 3.5 घंटे तक पूजा चली। दोपहर का वक्त हो चला था। सूर्य देवता भी सिर पर विराजमान हो गए थे। विक्रांत पूरी तरह पसीने से लथपथ हो चुका था। उसके बावजूद वो यज्ञ में आहुति देता रहा। अंतिम आहुति देने के बाद पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हुई बेटा। जिनके लिए ये यज्ञ किया है उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। विक्रांत उठकर खड़ा हुआ। उसने पुरोहित जी को अंतिम बार प्रणाम किया और अपने दोस्तों के पास चला गया। हमारे कपड़े कहाँ हैं? शिव और विक्रांत ने उसे कपड़े दिया। ये लो तुम्हारे कपड़े, हम लेकर आए। साइड में बने रूम में विक्रांत चला गया। कुछ देर बाद वो अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड करता हुआ बाहर निकला। उसने बिना शिव और श्रवण की ओर देखा, कहा, तुम दोनों घर जाओ, हमें कुछ काम है, हम निपटा कर आते हैं। लेकिन विक्की, तुम कहाँ जा रहे हो? शिव ने पीछे से आवाज़ दी। विक्रांत बिना रुके बोला, हॉस्पिटल। ये बोला वो वहाँ चला गया। श्रवण शिव से बोला, अब तुम खड़े कब तक टाटा बाय करते रहोगे? बहुत जोर की भूख लगी है, हमको चलकर कुछ खिलाओ। विक्रांत मंदिर से बाहर आया और हाथ आगे बढ़ाकर उसने रिक्शे वाले को रुकवाया। रिक्शा रुकते ही विक्रांत अंदर बैठ गया। काशी हॉस्पिटल चलो, रिक्शा वाले आगे बढ़ गया।
राजस्थान राजपूत पैलेस की दशा। पृथ्वीराज जी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। देवराज जी भी उनके पीछे चल रहे थे। घर की औरतें अपने अपने काम में लगी बातचीत कर रही थीं। उन्होंने पृथ्वीराज जी और देवराज को आते देखा तो चुप हो गए। उनके उदासीन चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लोग किसी बात को लेकर परेशान हैं, लेकिन किसी ने भी उनसे सवाल नहीं किया। कहानी अपने हाथ में डायरी और पेन लेकर कॉरिडोर में टहल रही थी। वो भी ये नज़ारा देखकर शांत खड़ी हो गई। देवराज जी पृथ्वीराज जी के कमरे में आए तो देखा कि वो गुस्से से अपने दोनों हाथ पीछे कर चक्कर काट रहे हैं और बोले, देख लिया ना किस प्रकार हमें खुलेआम चुनौती दी जा रही है। सबके सामने हमारे खून को गाली दी गई। हमें कहाँ गया है हम कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। हम ये सब जानते हैं पिताजी, देवराज ने कहा। हमने भी वही सुना जो आपने सुना। पृथ्वीराज जी रुक गए। उन्होंने देवराज की ओर देखा और कहा, करण सिंह को बुलाया जाए अभी और इसी वक्त उन्हें खबर दी जाए कि हुकुम शाह ने उन्हें याद किया है। देवराज जी ने नौकर को बुलाया, करण सिंह को बुलाने के लिए कहा। करण सिंह पृथ्वीराज जी के बेहद खास आदमी था, एक प्रकार से उनका गुप्तचर। कोई भी खबर कितनी भी गुप्त क्यों न हो, दबी हो, उसे ढूंढ कर निकालने का हुनर करण सिंह को आता था। अगले 10 मिनट के भीतर करण सिंह हुकुम आए और बोले, हुकुम शाह की सेवा में उपस्थित हूँ। उस समय उस कक्ष में केवल 3 लोग ही मौजूद थे। करण सिंह हाथ जोड़े सिर झुकाए बोले, खंबा घड़ी हुकुम शाह। याद होगा करण सिंह, 3 महीने पहले हमने तुमसे एक कार्य सौंपा था और कितना समय लगेगा उसे पूरा होने में। कहीं ऐसा नहीं कि तुम हमारा आदेश ही भूल गए। करण सिंह ने कहा, नहीं हुकुम शाह, हमें याद है। आपको एक ऐसा जाबाज नौजवान की तलाश है जो वीरों का वीर हो, सूरवीर हो, पराक्रमी हो, जिसे मौत का खौफ न हो, जिसे आप वारिस बनाकर सबके सामने पेश कर सके। करण सिंह ने कहा। तो पृथ्वीराज जी बोले, तो क्या आपकी तलाश पूरी हो गई? हमने कहा था ना तुमसे, चाहे तो जमीन का खान छाक मारो, चाहे पाताल में गर्त जाओ। क्या धरती पर ऐसा कोई शख्स नहीं जो हमारी तलाश को पूरी कर सके? करण सिंह ने कहा, हुकुम साहब, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हम बहुत जल्द वैसा नौजवान आपको तलाश कर देंगे। वक्त ही तो नहीं है करण सिंह हमारे पास। पृथ्वीराज जी ने बोला, केवल 1 महीने का समय दे रहे हैं हम तुम्हें। कहीं से भी ऐसा शख्स ढूंढ कर लाओ, वरना अपने वादे के मुताबिक हमें जीवन भर अपना चेहरा मत दिखाना। करण सिंह ने आगे कुछ नहीं कहा और उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गया। देवराज जी पृथ्वीराज जी से बोले, पिताजी, आप किसी और शख्स के सामने हमारा बेटा बनाकर पेश करेंगे, और कोई रास्ता भी तो नहीं है देवराज। पृथ्वीराज जी ने कहा, हमें यही उचित लगा। बस माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि हमें ऐसा शख्स मिल जाए। काशी हॉस्पिटल का हाल। विक्रांत ने रिक्शे वाले को पैसा दिया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वो लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसने ऊपर जाने के लिए 7th फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट खुलते ही विक्रांत बाहर निकला। उसने रूम का डोर खोला और अंदर चला गया। बेड पर अधेड़ उम्र का एक बेजान शरीर लेटा था। वो इस वक्त मशीनों से घिरे हुए थे। नर्स मशीन के पास खड़ी होकर मॉनिटर कर रही थी। विक्रांत एकटक उस व्यक्ति को देखे जा रहा था। इस वक्त विक्रांत की आंखों में एक सूनापन पसरा था। उसने नर्स से पूछा, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले इस रूम में थे, हो सकता है वो अपनी कैबिन में हो, नर्स ने जवाब दिया। विक्रांत वहां से निकलकर डॉक्टर श्रीवास्तव के कैबिन में पहुंच गए। विक्रांत ने कैबिन का डोर नॉक किया तो डॉक्टर बोले, अंदर आ जाओ विक्रांत। विक्रांत अंदर गया तो डॉक्टर ने उसे सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। विक्रांत चेयर पर बैठते हुए बोला, अब मेरे बाबा की कंडीशन कैसी है? देखो विक्रांत, डॉक्टर ने जवाब दिया, उनकी कंडीशन तुमसे छुपी नहीं है। पिछले 3 साल से वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। इस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो काफ़ी डेंजरस था। काफ़ी हद तक शरीर के घाव भर चुके हैं, लेकिन दिमाग पर जो असर हुआ है इससे उनका ब्रेन लगभग डेड हो चुका है। यहाँ कितने ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हमने दिखाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आप कहना क्या
चाहते हैं मेरे बाबा कभी ठीक नहीं होंगे? विक्रांत ने पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, उनके बचने में सिर्फ 1% का चांस है। मैंने कहा था, और 1% का मतलब ही ना ही होता है। मेरा कहना मानो तो उन पर अपनी ज़िंदगी खर्च मत करो, डॉक्टर ने कहा। तो विक्रांत के चेहरे पर फीकी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, माँ बाप हम बच्चों को पालने के लिए खून पसीना कर देते हैं। हम खुश रहें इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भूखे पेट पानी पी कर सो जाते हैं ताकि हमें एक निवाला ज़्यादा मिल सके। जब वक्त आने पर माँ बाप को अपने बच्चे की ज़रूरत होती है तो बच्चे उन्हें छोड़ देना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे विक्रांत। तुम्हारे बाबा को बचाने के लिए सिर्फ 1% चांस है। 1% है ना, तो फिर कोशिश कीजिए, विक्रांत ने कहा। डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर डॉक्टर कुछ देर सोचने लगा। उन्होंने साइड ड्रॉर से एक फ़ाइल निकाली और विक्रांत के आगे बढ़ाकर कहा, ये रही तुम्हारे बाबा की केस की फ़ाइल। मैंने अपने दोस्त को दिखाई थी, वो इस वक्त लंदन में है। उन्होंने वहाँ के डॉक्टर से बात की तो एक उम्मीद बनी है। 10 दिन बाद वो डॉक्टर इंडिया आ रहे हैं। अगर उनके हाथों तुम्हारे बाबा का इलाज हुआ तो उनके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विक्रांत ने कहा, फिर इसका इंतज़ार किस बात का है? उन्हें अभी बुला लीजिए, जितना खर्च लगेगा हम देंगे। आप बस उन्हें जल्दी से बुला लीजिए। विक्रांत की आंखों में उम्मीद भर गई। तभी डॉक्टर ने कहा, वही तो सोचने वाली बात है विक्रांत। उनके इलाज में कम से कम 3 करोड़ खर्च आएगा। विक्रांत, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे इतने पैसे? जो उम्मीद थोड़ी देर पहले विक्रांत के मन में बंधी थी वो अब टूटती नजर आ रही थी। ये कोई छोटी रकम नहीं थी जिसे वो आसानी से हासिल कर सकता था। डॉक्टर समझ गए। इतनी फीस सुनकर ही वो डिस्टर्ब हो गया। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कहते, विक्रांत ने कहा, मैं इंतज़ाम करूँगा, आप बस उनके इलाज की फिक्र करो। लेकिन इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगे? डॉक्टर ने पूछा। तो विक्रांत ने बिना किसी संकोच के कहा, ये मुझे सोचना है। आप फिक्र मत कीजिए, चाहे बैंक लूटना पड़े या खुद को बेचना पड़े, लेकिन पैसों का इंतजाम मैं करके रहूँगा। इतना कहकर विक्रांत डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल गया। शाम का वक्त राजपूताना पैलेस की हाल। शाम के वक्त छत पर घर की औरतें बैठी अपने अपने कामों में व्यस्त थीं। बुआ से एक जगह बैठी कुछ नौकरों से हल्दी और दूसरे मसाले पिसवा रही थी। सुमित्रा जी झूले पर बैठी थी और तनु से उनके पैर के पास वो उनके सिर में तेल लगा रही थी। वही थोड़ी दूर पर वंदना कहानी के बालों में तेल लगा रही थी। कुनिका, गहना और दूसरी लड़कियां सांप सीढ़ी के खेल खेल रही थी। वंदना कहानी के सिर पर मारते हुए बोली, कहानी एक जगह टिक कर बैठो, तो मैं अच्छे से तेल नहीं लगा पाऊंगी। जी माँ, अब और मत लगाइए वरना सिर भारी भारी सा होने लगेगा। कहानी बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली। तनु श्री सुमित्रा जी से बोली, मामी सा, आपको नहीं लगता अपने छत पर मोर कम हो गए हैं? सो तो होगा ही ना, आजकल हमारी कहानी ने नाचना गाना जो छोड़ दिया है, सुमित्रा जी ने कहा। तभी कहानी ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा रानी सा, नाचना गाना तो कहानी की सांसों के साथ ही थमेगा। कहानी के इतना कहते ही वंदना ने फिर से उसके सिर पर चपत लगाई। चुप कर बैठ, जब देखो तब उल्टा सीधा बोलती रहती है। कहानी ने कहा, जीजी माँ, मेरी तरफ से भी 2-4 और लगाइए, गहना ने कहा। तो कहानी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर वरना अभी तेरी पिटाई शुरू कर दूंगी। गहना ने उसे जीभ चढ़ाते हुए अंगूठा दिखाया। कहानी उठते हुए बोली, रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इससे पहले कहानी उसे पकड़कर गहना उठकर भाग गई। पूरी छत पर दोनों को पकड़म पकड़ाई शुरू हो चुकी थी। उन्हें देखकर सब हंस रहे थे। भागते भागते कहानी ने गहना की चोटी पकड़ ली। गहना ने कहा, कहानी छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? मुझे जीभ चिढ़ाते वक्त तुझे मज़ा आ रहा था ना, अब दर्द हो रहा है। जीजी माँ, कहिए ना, इसे छोड़ दीजिए। गहना ने उम्मीद भरी नज़रों से वंदना की ओर देखा। जीजी माँ को बीच में मत घसीट, मुझसे बात कर, पहले मेरी शर्त कबूल कर फिर छोड़ूंगी। कैसी शर्त? गहना ने झंझलाते हुए कहा। कैसे करवाएगा विक्रांत अपने पिता का इलाज? तभी
कहानी ने कहा, कल तू मेरे साथ चलेगी गुरुजी के पास। अरे मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? गहना ने जवाब दिया। जीजी माँ कहिए ना इसे छोड़े मुझे। गहना ने फिर से कहा तो कहानी ने उसके बाल छोड़े। आह, अब अच्छा बाबा, चलूँगी तेरे साथ, अब छोड़ दे। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल छोड़ दिया। ये बात कहानी ने उसके बाल छोड़ते हुए कहा। गहना ने बाल छूटते ही कहा, नहीं जाऊँगी तेरे साथ। फिर अंगूठा दिखाते हुए जीभ चिढ़ाई और वहाँ से भाग गई। कहानी ने कहा, झूठी, रुक, तुझे भी बताती हूँ। ये बोलकर कहानी फिर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। दोनों पूरे छत पर धमा चौकड़ी कर रही थी। इसी बीच कहानी के हाथ से लगकर सूखी हल्दी की थाल गिर गई। गौरी और कहानी दोनों एकदम से रुक गई। दोनों की नज़र बुआ साहब पर गई, जो आंखें बड़ी करके हैरानी से फर्श पर गिरी हल्दी देख रही थी। गहना मन में बोली, हो गया सत्यानाश। बुआ सा ने कहानी को देखा तो उसने नज़रें झुका ली। बुआ सती के सर में बोली, मिल गई शांति तने। सारी हरकतें बालक लायक हैं, ब्याह लायक छोरी हो चुकी है तू। अब तो सुधर जा, कितना नुकसान कर दिया तूने, कुछ मालूम भी है? बाकी सब लोगों ने बुआ सो को कहानी को चिल्लाते देखा तो सबकी नज़रें उन पर गई। सुमित्रा जी बोली, जीजी सा तो वो बच्ची है, हो गई उनसे भूल, इतनी सी बात के लिए डांटिए मत। बड़ी बांधनी, थारे को ये सब छोटी सी बात लागे है। दिन भर बंदरिया की तरह उछल कूद कर रही है जे, सब तने छोटी बात लागे है। बुआ सा के बंदरिया कहने पर कुनिका को हंसी आ गई। जब उसने उसे घूरा तो चुप हो गई। तनुश्री उठकर कहानी के पास चली आई। मासा, आप ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं। अगर ये थाल हमसे गिर जाती तो थारी टांगे तोड़ देती, बुआ से ने कहा। तो अब की बार कहानी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हालांकि तनुश्री का चेहरा देख वो शांत हो गई। उसने वहाँ से भाग जाना ही उचित समझा। गहना भी वहाँ नहीं रुकी और कहानी के पीछे भाग गई। कहानी भागती हुई नीचे आई और पिलर से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। गहना उसके पास आते हुए बोली, बाप रे, थोड़ी देर और वहाँ रुकती तो बुआ सा ताने देकर जान खा जाती। कहानी हंसने लगी। तू हंस क्यों रही है? गहना ने पूछा तो कहानी बोली, तो मैं तेरी टांगे तोड़ देती। उसने बुआ सा की कही लाइनें दोहराई और फिर हंसने लगी। और बंदरिया किसे कहा? गहना ने आंखें मटकाते हुए पूछा तो कहानी की हंसी बंद हो गई। मतलब फिर तू मेरा मजाक उड़ाएगी? ये बोलकर कहानी वापस उसके पीछे भागी। शाम का वक्त था। बनारस का हाल, 2 कमरे का छोटा सा मकान। ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद नहीं थीं। एक कमरे में 3 बेड लगे थे। एक छोटी सी अलमारी, पलंग के दाईं तरफ एक टेबल और चेयर थी। दीवार पर एक तरफ कुछ तस्वीरें लगी थीं जो पर्दे से ढकी और दूसरी तरफ कई मेडल्स टंगे थे। दूसरे कमरे में एक चारपाई लगी थी। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत सामान था। उसी कमरे में एक छोटा सा मंदिर था। उस कमरे में लग कर एक किचन था जहाँ इस वक्त शिव खाना पका रहा था। बाहर छोटा सा हॉल था, बीच में एक टेबल और उसके इर्द गिर्द कुछ कुर्सियाँ लगी थीं। समर चेयर पर बैठा गुनगुना रहा था और दोनों पाँव उसने टेबल पर रखा हुआ था। शिव गैस ऑन करते हुए बोला, क्यों इतना बेसुरा गा रहा है? तुम्हारे बेसुरा गाने सुन सुनकर हमारी सब्जियां भी कच्ची रह गईं। साला पका रहा हो या सब्जियां उगा रहे हो? पिछले 1 घंटे से गा गा कर हम अपना पेट भर रहे हैं। कुछ खिलाओगे या पानी पीकर सो जाएं? संवर ने कहा तो शिव गुस्से से बर्तन पटक कर बाहर चला आया। डालो हमारे ऊपर नमक मिर्चा और हमें ही खा लो। इतना सहूर नहीं है कि आकर ज़रा मदद कर दे? बस ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हो। शिव को गुस्से से देखकर श्रवण जबरदस्ती की हंसते हुए बोला, अरे यार, तुम तो खामखा खिसिया रहे हो। हम तनिक मजाक कर लिए तो तुम सीरियस हो गए। इतना बौखलाया नहीं करो जो बीपी हाई जो हो जाए। जाओ जाकर देखो, हमको कुछ जलने की बू आ रही है। शिव अपना माथा पीटते हुए बोला, साला तुम्हारे चक्कर में हमारी दाल जल गई। श्रवण वापस से चेयर पर बैठते हुए बोला, शांति रखो श्रवण बेटा, इसका माथा ठनका ना तो सचमुच आज रात पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। शिव अपनी जली हुई दाल ठीक करने में जुट गया।
साला बावर्ची बनाकर रख दिया है। खाना पकाना एक कला है और हमारी कला हम ही पर भारी पड़ रही है। श्रवण गुनगुना रहा था, तभी एक लड़का भागता हुआ अंदर आया। श्रवण भैया जल्दी चलिए। काहे तुम्हारी बहनियाँ भाग गई है? श्रवण हंसते हुए बोला। अरे जल्दी चलिए, वो हमने विक्की भैया को शमशेर के रिंग में जाते देखा है। उस लड़के के ये कहने पर श्रवण उठकर खड़ा हुआ। क्या बोल रहा छोटू? विक्की काहे जाएगा वहाँ? अरे हम सच्ची कह रहे हैं, गंगा मैया की सौगंध। छोटू अपने गले पर हाथ रखकर बोला। शिव किचन से बाहर आया और चेयर पर पड़ी अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, वो वहाँ क्यों गया है? वो तो हॉस्पिटल गया था ना। अरे हम कौन सा उर्दू में पूछे हैं, हम भी तो वही पूछ रहे हैं। श्रवण कहता रह गया और शिव शर्ट की बटन लगाते हुए घर से बाहर निकल गया। आसपास भीड़ जमा थी और सब लोग शोर मचा रहे थे। रिंग में दो लोग लड़ रहे थे। जंग का अखाड़ा था और प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े थे। इस तरह से खुलेआम बॉक्सिंग करना अलाउड नहीं था, लेकिन चोरी छुपे कुछ नहीं हो सकता था। पिछले 7 सालों में ये रिंग चल रही थी। पुलिस को अपना हफ्ता मिल जाता और गैर कानूनी तरीके से रिंग चलती रहती। कई लोग यहाँ अपनी दिन भर की थकान मिटाने और शौक के लिए आते। फाइटिंग के कोई नियम नहीं थे। हाथ टूटे या पाँव, इसका जिम्मेदार वही इंसान होगा जो रिंग में लड़ने के लिए उतरेगा। इस रिंग को चलाने वाला मास्टर था शमशेर, पूर्व बॉक्सिंग प्लेयर, जिसे डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद निकाल दिया गया। करियर खत्म होने के साथ साथ उसने पूरी तरह से खुद को नशे में डुबो लिया। अब इस रिंग से ही अपना गुजारा चलाता था। शिव और श्रवण भागते हुए वहां पहुंचे। विक्रांत इस वक्त रिंग में था और उसके साथ लड़ने वाला शख्स उसे मार रहा था। ये देख श्रवण और शिव की आंखें बड़ी हो गईं। ये मार क्यों खा रहा है? शिव ने कहा तो श्रवण बोला, फौलाद को छू सके वो हिम्मत किसी में है नहीं। ये मार खा रहा है, जरूर ही कुछ गड़बड़ है। दोनों आगे बढ़ने लगे, तभी एक आदमी ने उन दोनों को रोका और वो और कोई नहीं शमशेर था। वो उन दोनों को दूर ढकेलते हुए बोला, यहाँ बैठकर सब साथ फाइट देखो, अगर लड़ना है तो रिंग के अंदर आना। श्रवण उठते हुए बोला, ई का मजाक है? हम कौन सा यहाँ पहली बार आ रहे हैं? अरे हमको अंदर जाने दो, वो हमारे दोस्त को मार रहा है। तुम्हारे दोस्त ने मार खाने के पैसे लिए हैं। शमशेर के ये कहने पर शिव बोला, आज तक उसने जीतने के लिए पैसे लिए हैं, आप कह रहे हैं उसने मार खाने के लिए पैसे कह रहे हैं? क्या बकवास है ये? यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही पूछ लो। शमशेर से ये बोलकर साइड हट गया। शिव और श्रवण दौड़ पड़े। विक्रांत के मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। विक्की ये क्या है? तुझे मारना चाहिए और तू मार खा रहा है। शिव घबराते हुए बोला। विक्रांत बोलने की हालत में नहीं था। उसने हाथ से इशारा से उन दोनों को जाने के लिए कहा। इसी बीच सामने वाले बॉक्सर ने विक्रांत के पीठ पर पैरों से वार किया और नीचे झुकाकर उसके हाथ को मरोड़ा। शिव और श्रवण दोनों उस पर एक साथ चीखे, एई छोड़ दे वरना तेरी गर्दन हम मरोड़ेंगे। श्रवण की बातों का उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उठते हुए अपने लंबे बालों को झटकते बोला, मेरा काम खत्म हुआ, ले जा इन टूटी हड्डियों को उठाकर। श्रवण उसे मारने के लिए रिंग पर घुसने लगा, तभी शिव ने उसे रोक लिया। उसे बाद में देखो लेंगे, अभी विक्की को घर ले चल। शिव के समझाने पर श्रवण रुक गया। दोनों ने विक्रांत को संभाला और उसे रिंग से बाहर उतारा। कई सारे चोटें आई थी उसे, हाथ भी सीधा नहीं रखा जा रहा था। शमशेर ने रुपए विक्रांत की शर्ट की जेब में डालते हुए कहा, बहुत हिम्मत वाला है तू, इस रिंग में आकर अपनी जिंदगी जाया मत कर। विक्रांत अधखुली आंखों से बोला, इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और पैसे चाहिए। श्रवण और शिव ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया हुआ था। बस भैया बहुत कर लिया अपनी मनमानी, डॉक्टर के पास चलो सीधा, हमने कहीं ना जाना, घर ले चलो। इतना बोल विक्रांत खांसने लगा, मुंह से अभी भी खून बह रहा था। शिव और श्रवण ने ज़्यादा जिद नहीं की और उसे घर ले चले। श्रवण और शिव ने मिलकर विक्रांत को बेड पर लिटाया। शिव श्रवण से बोला, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को ले आओ। हाँ तुम संभालना, इसको हम डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। श्रवण ने यह कहकर वहाँ से चला गया। विक्रांत की आंखें बंद थीं। वो बड़बड़ाते हुए बोला, हमने डॉक्टर कहा ना, डॉक्टर को मत बुलाओ। शिव ने अब तक अपने गुस्से को रोक रखा था। वो एकाएक ही उस पर बरस पड़ा। तुम मुंह बंद रखो अपना,
किससे पूछकर वहाँ मार खाने चले गए थे? एक बार हम भी लोगों का ख्याल नहीं किया? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, लेकिन हमें तो है। शिव ने डांट से विक्रांत को चुप करा दिया। श्रवण डॉक्टर को अंदर ले गया। डॉक्टर तुरंत उसकी मरहम पट्टी करने में जुट गया। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, शिव और श्रवण उसकी मदद करते रहे। डॉक्टर ने विक्रांत की कंडीशन देखते हुए कहा, शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन हड्डी पर दबाव पड़ा है। कुछ दिन दर्द रहेगा। मैंने दवा लिख दी है, वक्त पर इन्हें लेते रहिएगा। इस वक्त इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। श्रवण डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया। शिव ने विक्रांत के सिर को संभालते हुए कहा, यह तो तेरे बचपन की आदत है। सारे दर्द अकेले सहेगा और हमसे कुछ नहीं कहेगा। श्रवण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, उसको आराम करने दो। शिव और श्रवण अपने बेड पर जाकर बैठ गए, जो विक्रांत के बेड के इर्द गिर्द था। इस सुबह का वक्त था। जैसलमेर इस विद्यालय को विद्यासागर जी चलाते थे। यहाँ वो बच्चे को शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा देते थे। पूरा घर घुंघरुओं की आवाज़ और वीणों की धुन से महक कर रहा था। कहानी यही नृत्य सीखने आया करती थी। इस वक्त हाल की तरफ कुछ लोग बैठकर वाद्य यंत्रों को बजा रहे थे, तबला, वीणा, सारंगी आदि। वहीं दूसरी तरफ विद्यासागर जी, जो सुर ताल को मिलाने की शिक्षा दे रहे थे। कहानी और अन्य दो लड़कियां मध्य में डांस कर रही थीं। गहना ने कहानी से वादा किया था, इसलिए उसे भी आज उसके साथ आना पड़ा। उसे नाचने गाने का ज़्यादा शौक नहीं था, इसलिए बाहर गार्डन में बैठकर हंसों के साथ खेल रही थी। कहानी के रुकते ही विद्यासागर जी ने कहा, बहुत अच्छा कहानी बेटा, लेकिन श्रृंगार और हास्य रस का उचित मेल बिठा लेती हो। अभी वीर रस तुम निपुण नहीं हुई हो, उसका अभ्यास तुम्हें और करना पड़ेगा। कहानी उनके पास चली गई और उनके पांव छूते हुए बोली, इस बात का ध्यान रखूंगी गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। अब की बार होने वाली नृत्य प्रतियोगिता हम लोग जीतेंगे। विद्यासागर जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जरूर जीतोगी, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कहानी बाहर चली आई। उसने गहना को आवाज़ देते हुए कहा, गहना घर नहीं चलना क्या? गहना उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे चली गई। क्यों नहीं चलना? हो गया तुम्हारा डांस? तुम ना हर बार हमें डांट खिलवाने का काम करती हो। गहना और कहानी पैदल निकल पड़े। गहना शिकायतें लगा रही थी और कहानी उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। सुबह का वक्त था, लेकिन धूप भी तेज थी। कहानी की नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो प्यास के कारण हताश होकर वहीं नीचे गिर पड़ा। कहानी तुरंत गहना से बोली, जरा बैग से पानी देना। गहना ने उसे पानी निकाल कर दिया तो कहानी उस आदमी के पास चली गई। उसने फकीर का चोला धारण कर रखा था। कहानी नीचे बैठकर उन्हें पानी देते हुए बोली, बाबा पानी लीजिए। उस फकीर ने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए। कहानी ने उन्हें पानी पिलाया। उस फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, खुदा तेरी हर मुराद पूरी करेगा बेटा। बाबा, प्यासे को पानी पिलाने तो पुण्य का काम होता है, इसके बदले में मुझे कोई नजराना नहीं चाहिए। ऊपर वाले को मुझसे बहुत प्यार है, इसलिए गिन गिन कर कांटे मेरी राह में बिछाता है। फिक्र मत कर बेटी, बहुत जल्द उन कांटों को समेटने के लिए कोई आएगा। फकीर के ये कहने पर कहानी मुस्कुरा कर बोली, कोई नहीं आएगा बाबा, इस दुनिया में अपने आंसू अपने हाथ से ही पोंछने पड़ते हैं, मुझे किसी का इंतजार नहीं। कहानी ये बोल जाने के लिए पलटी तो फकीर ने कहा, तुझे शायद विश्वास नहीं, लेकिन ऊपर वाला करिश्मा करता है। वो खेल खेलता है और हम उसके मोहरे हैं। तुझे यकीन नहीं है तो सुन, बहुत जल्द इस शहर से बाहर तेरे कदम पड़ेंगे। यहाँ की हवाएं पूर्व दिशा में बह रही हैं और तेरी मंजिल तुझे पुकार रही है। फकीर की बातें सुनकर कहानी हैरान से उन्हें देखने लगी। हालांकि उसे किसी भविष्यवाणी में यकीन नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातें उसके दिल में घर कर गईं। वो बिना कुछ बोले जाने लगी तो उस फकीर ने फिर कहा, अभी तुझे भरोसा नहीं मुझ पर, लेकिन एक दिन अपने सवालों को लेकर तू मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी। गहना ने कहानी का हाथ पकड़ लिया। उसने फकीर से पूछते हुए कहा, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि कहानी आपको ढूंढते हुए आएगी? फकीर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। उन्होंने अपना झोला उठाया और गाते हुए आगे बढ़ गए। मन झूम झूम तन झूम झूम गाए। कहानी ने उनकी बातों को
नज़रअंदाज किया और गहना के साथ आगे बढ़ गई। गहना बार बार पलट कर उस फकीर को देखती रही। कहानी उसे खींचते हुए बोली, अब तुझे घर नहीं चलना क्या? कहानी, उन्होंने क्या कहा? तुझे कुछ समझ आया? गौरी के ये पूछने पर कहानी ने सपाट लहजे में जवाब दिया, नहीं। कहानी, मुझे तो उसकी कही बातें सच्ची लग रही थी। गहना, इसमें क्या सच और क्या झूठ? दुनिया में ऐसे कोई नहीं जिनका ज़िंदगी में तकलीफ़ ना हो। ऐसे में उन्होंने कौन सी नई बात बोल दी? गहना कहानी को आगे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने जो कहा उसमें सच्चाई है। कहानी, तुम्हें डांस कंपटीशन के लिए बनारस जाना है। ये बात तो तुमने घर में अभी तक किसी को बताई नहीं। इस हिसाब से तो उन्होंने ठीक ही कहा है, तुझे इस शहर से दूर जाना पड़ेगा। गहना, ये सिर्फ इस इत्तेफाक की बात है। ये बोलकर कहानी साइड होकर आगे बढ़ गई। गहना उसे आवाज़ लगाते हुए बोली, और मंजिल? मंजिल का क्या मतलब था? आउच! रेत में पैर फिसलने की वजह से कहानी नीचे गिर गई। वो गुस्से से पीछे पलटी और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, देख लिया, यही है मेरी मंजिल। ठोकरें खाकर गिर गई। गहना उसके पास चली आई। कहानी उठाते हुए बोली, अब कोई सवाल नहीं। घर जाकर जीजी माँ को मनाना है, वरना वो मुझे अपने से दूर नहीं जाने देंगी। कुछ दूर पैदल चलें और फिर तांगा मिलते ही उस पर बैठ गई। सुबह का वक्त था। बनारस का हाल। सुबह विक्रांत की नींद चूड़ियों की खनक सुनकर खुली। इस वक्त उसने शर्ट नहीं पहना। उसे महसूस किया कि जैसे कोई उसके पीठ पर हाथ फेर रहा था। विक्रांत ने चेहरा घुमाकर देखा तो एक लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास थी। गोल मटोल चेहरा और तीखी नज़रें, होठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक थी, आंखों में गाढ़ा काजल। उसे देखकर विक्रांत तुरंत उठ बैठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? श्रवण, शिव! विक्रांत उन्हें पुकारने लगा। तभी उस लड़की ने कहा, तुम्हें क्यों बुला रहे हो? हमारे बीच उन दोनों का क्या काम? और सबसे पहले ये बताओ, इतनी चोटें कहाँ लगा ली? जानते हो, जब छोटू ने मुझे ये बात बताई तो मेरा दिल कितना घबरा गया था। विक्रांत ने कहा, देखो माला, हमें सुबह सुबह तुमसे बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए विक्रांत अपनी शर्ट उठाई और पहनने लगा। हाथ में लगी चोट के कारण वो शर्ट नहीं पहन पाया। उसे दर्द में देख माला उसके पास दौड़ी चली आई। हाथ में लगी चोट है, मत पहनो शर्ट। मुझसे ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मुझे पहली बार देख रहे हो। अरे बचपन से देखती आ रही हूँ। लाओ, वापस रख दो। माला ने उसे शर्ट लेना चाहा तो विक्रांत ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। बचपन की बात और थी, तब तुम बच्ची थी, अब नहीं हो। कितनी बार कहा, ऐसे मुंह उठाकर मेरे घर मत आया करो। मोहल्ले वाले जाकर ताना तुम्हारे माँ बाप को देंगे। थोड़ी शर्म हया रखा करो। विक्रांत के हाथों में दर्द था, उसके बावजूद उसने शर्ट पहनी। माला मुंह बनाते हुए बोली, मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन मोहल्ले वालों की फिक्र है। अरे अब तो मैं जवान भी हो गई हूँ, कर लो शादी, फिर मोहल्ले वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। सिर्फ मोहल्ले वाले की का ही क्या, शादी के बाद हमारे विक्की का भी मुंह बंद हो जाएगा। शिव ने दरवाजे के पास से गुजरते हुए कहा। माला ये बात सुनकर चिढ़ गई और विक्रांत से बोली, लेकिन सबसे पहले इन निकम्म दोस्तों से पीछे छुड़वाओ। माला पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, ना खुद शादी करोगे, ना मेरे विक्की का घर बसने दोगे। माला ये बातें शिव और श्रवण को सुना गई। श्रवण आईने के सामने खड़े होकर दाढ़ी बना रहा था। माला की बात सुनकर गालों पर हल्का सा कट लग गया। श्रवण गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, आएगी तो सास की तरह 3-4 गालियाँ सुनाकर जाएगी, जैसे हम दोनों उसके घर जमाई हूँ। अपने जीते जी अपने दोस्तों से इसकी शादी नहीं होने देंगे। ताना मार मार कर हमारे विक्की की जान खा जाएगी। विक्रांत कमरे से बाहर निकला और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। शिव और श्रवण दोनों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। विक्रांत पूछते हुए बोला, रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? क्या हुआ तुम दोनों को? हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है। अपनी हालत देखी है तुमने और कल रात क्या किया है तुमने? शिव ने कहा तो श्रवण बोला, बोलो बोलो, मुंह बंद करके काहे बैठे हो? पैसे मिले थे मार खाने के, वो भी डबल। विक्रांत बिना किसी भाव के बोला। डबल पैसे मिले तो तुम मार खा लिए? ई का धंधा कब से शुरू कर दिए भैया?
श्रवण ने कहा। शिव सीरियस होकर बोला, विक्रांत, कल से पहले तू जब भी लड़ा जीतने के लिए लड़ा और कल रात हारने के लिए। बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। तू चाचा जी से मिलने हॉस्पिटल गया था ना फिर शमशेर के रिंग में कैसे पहुंच गया? मुझे पैसे चाहिए थे, विक्की ने बोला। वो पूरे 3 करोड़। अगर नहीं जुटाए तो बाबा कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। उसके लिए मुझे खुद को भी गिरवी रखना पड़ेगा तो रखूंगा। विक्रांत की बातें सुनकर शिव और श्रवण दोनों हैरान थे। 3 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि वो लोग इज्जत की नौकरी करके नहीं कमाते थे। जब वे होश संभाला गलत काम करके ही पैसा कमाया, और उन लोगों ने के लिए 3 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं थी। शिव विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये तो बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? अपना दर्द कम करने के लिए तो रिंग में चला गया। हमारे साथ अपना दर्द बांट तो सकता था। श्रवण उसके दूसरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, माना हम पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन जिगर बहुत बड़ा है यार। दुनिया बहुत बड़ी है, बिना कोशिश किए हार नहीं मानेंगे। कहीं न कहीं से जुगाड़ लगा ही लेंगे। विक्रांत फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, 3 करोड़ की बात है, 3000 की नहीं जो जुगाड़ लगा लेंगे। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इतना कहकर विक्रांत वहां से चला गया। शिव उसे पीछे से आवाज देने लगा, विक्की रुक रुक रुक, विक्की हमारी बात तो सुन। लेकिन विक्की नहीं रुका। शिव श्रवण से बोला, 3 करोड़ जुटाने होंगे श्रवण। ईमानदारी के बीन बजाए तो 3000 भी हाथ नहीं लगेंगे। काहे फिक्र कर रहे हो बे? हमारे दिमाग पर शक मत करो। आइडिया का खान से कोनो बढ़िया सा आइडिया निकाल ही लेंगे। श्रवण अपनी बड़ाई करते हुए बोला, रहने दो, तुम फिर गटर में हाथ डालकर बॉल निकाल सकते हो, आइडिया नहीं। शिव उसे टॉन्ट मारकर वहां से चला गया। श्रवण का मुंह खुला का खुला रह गया। राजस्थान का हाल। कहानी और गहना हवेली पहुंच चुकी थी। घर की औरतें इस वक्त हाल में बैठी थी। कोई अपना काम में व्यस्त था तो कोई बातों में। कहानी पीछे से वंदना के गले में बाहें डालकर वहीं उनके पास बैठ गई। वंदना मुस्कुराते हुए बोली, तो आ गई मेरी लाडो, जाओ जाकर कुछ खा लो। आज बिना नाश्ता किए चली गई थी, भूख नहीं लगी जीजी माँ? वंदना ने कहा, भूख क्यों नहीं लगी? तो तनु बोली, हमारी कहानी की भूख प्यास सब खत्म हो जाती है जब वो डांस करती है। उसके सामने से तो इसे कुछ सूझता ही नहीं। उनकी बात पर सब हंसने लगे। कहानी अभी भी वंदना के गले में बाहें डालकर झूल रही थी। वंदना उसकी हरकतों को अच्छी तरह से पहचानती थी। उसने पूछा, क्या कहना है? कहानी ने हाँ में सिर हिलाया। क्या कहना है? अब की बार पूछने पर कहानी चुप हो गई। तभी सुमित्रा जी बोली, ऐसी कौन सी बात है कहानी जिसे कहने में आपको इतनी हिचकिचाहट हो रही है? वो बात ये है रानी माँ, हमारे कॉलेज का डांस ग्रुप कल बनारस जा रहा है डांस कंपटीशन के लिए। हमें भी उनके साथ जाना है। परसों कंपटीशन है और शाम होते होते हम लौट आएंगे। कहानी के ये कहने पर वंदना परेशान होकर बोली, क्या कहा, बनारस जाना है? वो भी अकेले? बिल्कुल नहीं, मैं अकेले जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। कहानी ने कहा, पर जीजी माँ अकेले कहाँ हूँ? मेरे टीचर मेरे साथ हैं और मेरा कॉलेज का पूरा ग्रुप मेरे साथ है। मैं कुछ नहीं जानती। वंदना ने कहा, इतनी दूर जाने की इजाज़त मैं नहीं दे सकती। वंदना ने साफ इनकार कर दिया और उठकर वहाँ से चली गई। कहानी ने कहा, जीजी माँ सुनिए तो सही। उसे पुकारती रह गई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो परेशान होकर खुद से बोली, जीजी माँ को मनाना तो सचमुच बहुत मुश्किल काम है। कहानी हार कर सुमित्रा जी के पास चली आई। रानी माँ, आप ही समझाइए ना जीजी माँ को। बनारस यहाँ से कितना दूर है? बस 2 दिन की बात है, तीसरे दिन हम लौट आएंगे। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, हम इस काम में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अभिनय से कहिए, वही आपकी मदद कर सकते हैं। कहानी ने कहा, अच्छा आइडिया दिया आपने रानी माँ। अब हमें जीजा जी की मदद लेनी पड़ेगी। कहानी मुस्कुराते हुए चली गई। बनारस का हाल इधर रामनगर किले की नज़दीक दाईं तरफ एक मकान था। बाहर कई सारे आदमी हाथों में हथियार लिए खड़े थे। इसी बीच वहाँ एक ऑटो आकर रुका। विक्रांत अपने शर्ट का कॉलर खींचते हुए ऑटो से बाहर निकाला।
उसने हाथों से इशारा किया तो ऑटो वाला वहाँ से भाग चला। विक्रांत आगे बढ़ने लगा तो दरवाजे पर खड़े आदमी ने उसके सीने पर हाथ रख उसे रोक दिया। अंदर कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है तुमको? मानवेंद्र मिश्रा। विक्रांत ने बस 2 शब्द कहे, तभी दूसरा आदमी बोला, साहब अभी बिजी हैं, इंतज़ार करो। विक्रांत ने कॉलर के पास से सिगरेट निकाली और मुंह में रखी। जीन्स की पॉकेट से माचिस निकालकर उसे जलाया। उसने एक लंबी कस ली और धुआं छोड़ते हुए बोला, तुम्हारे साहब ने बुलाया है, जाकर कहो विक्रांत आया है। इंतज़ार शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं आता। मिलना है तो मिलना है, नहीं तो मैं चला। एक आदमी अंदर से भागता हुआ बाहर आया, अपने आदमियों पर बरसते हुए बोला, तुम लोगों को पता नहीं कि किससे कैसी बात करनी चाहिए। आइए विक्रांत भैया, अंदर आइए, मालिक आपको बुला रहे हैं। वो आदमी अदब से साथ विक्रांत को अंदर ले गया। अंदर सोफे पर बैठा एक आदमी धोती कुर्ता पहने बैठा था। चेहरे पर घनी दाढ़ी, मूंछ और गले में सोने की चेन थी। हाथों में 5 उंगलियों में सोने से भरी हुई थी। उसके रुबाब से ही अमीरी झलक दिखाई दे रही थी। ये है मानवेंद्र मिश्रा। गुंडागर्दी इनका पेशा है, विधायक जी के खास हैं, इसलिए सफ़ेद कॉलर वाले कहते हैं। बाकी चरित्र तो दाग ही दाग हैं। विक्रांत को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे आइए आइए, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे हम। विक्रांत सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ इसलिए आपके आदमी हमारा रास्ता रोक के खड़े थे। बुड़बक हैं सबके सब, नई नई भर्ती किए हैं ना, ऐसे से तो आपको पहचानते नहीं। चलिए छोड़िए उन सबको, कहिए क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म? विक्रांत ने कहा, मिश्रा जी मैं ये खातिरदारी करवाने नहीं आया, मुद्दे के बात कीजिए, क्यों बुलाया मुझे? आपकी यही अदा तो हमें भाती है। ये सुना है कल तिवारी आप पर हमला किया था। विक्रांत ने पास पे रखी ऐश ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाई और कहा, इसमें कौन सी नई बात है? हमारे बीच चूहे बिल्ली का खेल लगा ही रहता है, आप अपनी बात कीजिए। मानवेंद्र जी विक्रांत की ओर थोड़ा झुककर बोले, बहुत पर निकल आए हैं उस तिवारी के, साला हमारा माल पकड़ कर बैठा है, उसके कब्जे से हमारा ट्रक निकलवा दो, मुंह मांगी रकम देंगे। विक्रांत उनकी ओर झुककर बोला, 3 करोड़ मिलेंगे? ये रकम सुनकर मानवेंद्र के भौवें सिकुड़ गई। विक्रांत को उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ गई। वो सीधा होकर बैठ गया। मुंह मांगी रकम जब दे नहीं सकते तो कहते क्यों हो? मानवेंद्र अपना रुमाल निकाल माथे पर पसीना पोंछते हुए बोला, हम तुमको 3 लाख देंगे, काम से पहले आधा और काम के बाद पूरा। मंजूर है तो बोलो। विक्रांत पैसों के लिए कुछ भी करेगा, किसी की ज़िंदगी ले भी सकता है, मौत की नींद भी सुला सकता है, विक्रांत ने कहा। मानवेंद्र के इशारे पर एक आदमी आगे आया और रुपए का बैग वहां रखकर चला गया। मानवेंद्र ने विक्रांत से कहा, ये लो 1.5 लाख रुपए। विक्रांत ने पैसे का बैग उठाया और उठकर खड़ा हो गया। काम हो जाएगा आपका मानवेंद्र विक्रांत के जाते हुए देख रहा था। तिवारी तुम आग से खेल रहे हो और हाथ जलना तय है। भेज दिया है हमने तूफान को तुम्हारे पीछे, अब तो तबाही की खबर ही हम तक पहुंचेगी। शाम का वक्त था। राजपूत पैलेस का हाल। कहानी आज सुबह से अपनी जीजी माँ को मनाने का प्रयास में जुटी हुई थी। अभी भी वंदना के कमरे के आगे पीछे डोल रही थी। जीजी माँ प्लीज़ मान जाइए ना, मैं अकेली थोड़ू ना हूँ, और भी तो बच्चे हैं मेरे साथ। कहानी मैंने एक बार कह दिया ना, तू अब बनारस नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती है, वंदना कहती है। तभी कहानी कहती, जीजी माँ आप मुझे डरपोक बना रही हैं, मुझे गिरने के डर से आप छोड़ेंगी नहीं तो मैं उड़ना कैसे सीखूंगी। कहानी की ये कहने पर वंदना बोली, जिस दिन तुझे कोई संभालने वाला आ गया ना, तुझे इस आंचल से आज़ाद कर दूंगी, क्योंकि तब मुझे डर नहीं रहेगा। इस बात की तसल्ली रहेगी कि तुझे गिरने से कोई बचाने वाला है। अभी मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। कहानी कहती, जीजी माँ मैं आपसे दूर कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं जाना भी नहीं चाहती, ना ही मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़ जीजी माँ, ये डांस कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, कामयाबी की ओर बढ़ाया मेरा एक कदम है। कहानी वंदना को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने आकर कहा, कहानी ठीक कह रही वंदना,
तुम्हें इसकी कामयाबी के बीच नहीं आना चाहिए। अपने प्यार को इसके पैर की बेड़ियां मत बनाओ। कहानी और वंदना ने पीछे मुड़कर देखा तो अभिनय खड़ा था। आप भी इसका पक्ष लेने आ गए? ये तो बच्ची है, लेकिन आप क्यों इसके साथ बच्चे बन रहे हैं? वंदना ने कहा तो अभिनय बोला, बच्चे कभी न कभी बड़े हो जाते हैं वंदना, और मुझे लगता है कि कहानी को कंपटीशन के लिए जाने देना चाहिए। कहानी तुम जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो। अभिनय ने जाने का इशारा किया तो कहानी वंदना की ओर देखने लगी। हालांकि उसके चेहरे से ये सब बात स्पष्ट थी कि वो उसे जाना नहीं देना चाहती थी। कहानी वहां से उठकर चली गई। वंदना ने कहा, आप समझते क्यों नहीं? अभिनय ने कहा, वंदना बस इतना ही कह पाई कि अभिनय उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ वंदना, लेकिन तुम नहीं समझना चाहती। डांस के प्रति कहानी की दीवानगी न तुमसे छुपी है न मुझसे। दर्द से भरे अतीत से उसे बाहर निकाल पाया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ डांस है। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। कुछ पल के लिए सही वो खुश रहती है, मुस्कुराती है, उससे ये खुशी मत छीनो। मुझे मामी साका ने फ़ोन करके ये बात बताई। मैंने कहानी के कॉलेज में जाकर पता किया। अकेली नहीं है वो, पूरे 12 लोगों का ग्रुप है उसके साथ में दो टीचर उसका ख्याल रखेंगे। आप सच कह रहे हैं? वंदना ने अभिनय पर उसके पास बैठ गई। वो उसका सिर सहलाते हुए बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ वंदना। उन्हें ये बात माँ को पता न चला। उन्हें खबर लगी तो लग गई। कहानी शहर से बाहर गई तो वे बेवजह कहानी पर तानों की बरसात शुरू कर देंगी। चिंता मत करो, उन तक बात नहीं पहुँचेगी। अभिनय ने ये कहकर कहानी को चुप कराया। इधर कहानी अपने कमरे में उदास सा चेहरा बनाकर पैकिंग कर रही थी। गहना दरवाजे पर आकर रुक गई। उसे सामान पैक करते देख वो अंदर चली आई। जीजी माँ ने बनारस जाने के लिए हाँ कर दी। गहना के इस सवाल पर कहानी ने फीका सा जवाब दिया, पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अगर जीजी माँ ने इजाज़त नहीं दी तो तू सामान क्यों पैक कर रही है? क्योंकि जीजा जी ने कहा है जाकर सामान पैक कर लो। ओह, मतलब अभिनय भैया ने सामान पैक करने के लिए कहा है? कोई नहीं, वो भी भाभी को मना लेंगे। अब तू चेहरे पर उदासी का घूंघट हटा दे। ऐसा लगता है ससुराल जाएगी तो अभी रो पड़ेगी। गहना ने जैसे ही ससुराल कहा, कहानी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तुझे मैं इस घर में अच्छी नहीं लगती? जब देखो मुझे भगाने के बारे में सोचती रहती है। अपनी जीजी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे भी मुझसे शादी करना है उसे घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। पसंद आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। गहना ने पूछा, ये सब कहने की बातें हैं। जिस दिन कोई दिल चुरा ले गया ना, उसके पीछे पीछे तू 7 समुंदर पार चली जाएगी। बस लेक्चर ना दे। कहानी ने कहा, आप सामान पैक करने में मेरी मदद कर। कहानी ने गहना को भी काम पर लगा दिया। इधर अभिनय, विनय और अनमोल देवराज जी के साथ स्टडी रूम में बैठे थे। किसी को पता नहीं था कि देवराज जी उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। विनय अनमोल की ओर झुककर बोला, जमाई साहब को तो पता ही होगा मामा से ने क्यों बुलाया है। जो खबर तुम्हें मिली वो खबर हमें भी मिली। फिर भला हम कैसे बता सकते हैं मामा से ने हमें क्यों बुलाया है? अनमोल ने कहा। देवराज जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनके फोन रखते ही विनय और अनमोल सीधे होकर खड़े हो गए। हमने आपको सबको एक ज़रूरी काम से बुलाया है। अहमदाबाद के एक कपड़ा व्यापारी जो डायरेक्ट सेलिंग करता है। अलग अलग जगह पर कई स्टोर हैं उनके। हमारी फैक्ट्री में बनने वाले कपड़ों की डिज़ाइन उन्हें काफ़ी पसंद आए हैं। 30 करोड़ का ऑर्डर है और 3 दिन में उन्हें पूरा माल चाहिए। हमने बात की है उनसे। आज ही उन्होंने 20% एडवांस पेमेंट भी कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन है डिज़ाइन तैयार करने के लिए। देवराज की बात सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। देवराज जी से बोले, मामा साहब 3 दिन के अंदर इतना बड़ा ऑर्डर तैयार करना कोई छोटी बात नहीं है। अनमोल ने कहा तो विनय बोला, हाँ मामा साहब, जमाई साहब की बात बिल्कुल ठीक है।
सिर्फ 3 दिन है और अगर अभी से काम शुरू करो तो भी आधा ऑर्डर पूरा ही कर पाएंगे। मुमकिन है, हम डील करेंगे मामा साहब। अभिनय के ये कहने पर सब उसकी ओर देखने लगे। अभिनय आगे बोला, हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स 2 शिफ्ट में काम करते हैं। 3 दिन के लिए हम 3 शिफ्ट में काम करवाएंगे। इसके साथ ही वर्कर्स को डबल पेमेंट देंगे। जब 3 दिन में हम 50% टारगेट अचीव कर सकते हैं तो डबल मेहनत पर 100% अचीव कर सकते हैं। अभिनय की बातें सुनकर देवराज मुस्कुरा दिया। अभिनय, तुम्हारे अंदर जो कर गुजरने का जज्बा है वो हमें आधी जीत पहले ही दिला देता है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। विनय, तुम ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी संभालना और जमाई साहब, सुपरवाइजर और वर्कर्स जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वो काम संभालिएगा। सब ने देवराज जी की बातें पर हामी भरी। उनके जाते ही विनय और अभिनय भी वहाँ से चले गए। अनमोल वहीं सोफे पर बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। खेत की रखवाली हमसे कराओ और खजाने की रखवाली इन दोनों से। खैर 30 करोड़ की डील है, अगर मैं 30% भी नहीं कमाया तो इस क्या फ़ायदा। अनमोल के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। जरूर उसके दिमाग में कुछ खुरापात चल रही थी। अगले दिन सुबह का वक्त था। कहानी और आज बनारस जाना था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ गई। आज उसने नीले रंग का घाघरा चोली पहना। आईने के सामने खड़ी होकर वो कानों में झुमके पहन रही थी। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक की। कहानी हाथों में चूड़ी पहनते हुए बोली, कौन है? गहना बोली, मैं हूँ कहानी, दरवाज़ा तो खोलो। गहना की आवाज़ सुनकर कहानी दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला तो गहना ने आंखें बंद कर ली। वो अंदर आई और झट से दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, बनारस जाने की खुशी से मैं दुपट्टा डालना ही भूल गई। अगर आज मेरी जगह कोई और होता तो दुपट्टा डाल कर जाती, इसलिए खोलने से पहले पूछ लिया कौन है। कहानी ने आईने पर लगी स्टोन से छोटी सी बिंदी माथे पर लगाई और कंधे पर दुपट्टा टिकाते हुए गहना की ओर पलटी। कैसी लग रही हूँ? गहना अपने दोनों हाथ पर गाल रखते हुए आह भरी और आह भरते हुए बोली, हाय, अब की बार कोई न कोई फिसलेगा तो समझना जिंदगी भर नहीं फिसलेगा। कहानी ने कहा, क्या मतलब? कहानी ने ना समझे से पूछा तो गहना उसके पास चली आई और उसका दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, फिल्मी डायलॉग था यार। एक तो ये तिल गलत जगह पर है, कम से कम इसे अच्छे से छुपा तो लिया कर। जैसे जा रही है वैसे लौट कर आना, ना तो किसी का दिल दे कर आना और ना अपनी ही नींद और चैन गंवा कर आना। परदेश जा रही है और परदेशियों की फितरत तो तू जानती ही है। पागलपन की हद से ना गुजरे तो वो प्यार कैसा। होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। तू ना हिंदी बॉलीवुड मूवी देखना बंद कर दे। सपने बहुत देखने लगी है। कहानी ने कहा, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। कहानी ये बोल कर जाने लगी तो गहना ने टोका, अरे रुक भी, मैं भी तेरे साथ आ रही हूँ। कहानी नीचे चली आई। सुमित्रा जी उसे देखकर बोली, हो गई तैयारी जाने की? तैयारी तो रात को ही हो गई, हमने कर ली थी। कहानी ने जवाब दिया, लेकिन रानी माँ, हम जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपनी दवा लेना भूल जाएंगे। हमने गहना से भी कह दिया है, वो वक्त पर आपको दे देंगी। जाते वक्त भी हमारी चिंता अब तो अपने आपके आने की आस बांधे बैठे रहेंगे। सुमित्रा जी की ये कहते ही कहानी मुस्कुरा दी। तभी वंदना किचन से बाहर आई। उसके हाथ में दही शक्कर की कटोरी थी। कहानी उनके पास चली गई। वंदना ने उसे दही शक्कर खिलाते हुए कहा, जीत कर आना। कहानी ने मुस्कुराया और उन्हें गले लगाया। वो अच्छे से जानती थी कि उनकी जीजी माँ उनसे ज़्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकती। कहानी उनसे अलग हुई तो वंदना ने कहा, अपना ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट कहानी। तनुश्री ने कहा। कहानी बोली, थैंक यू दी, मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट कहानी। वो कुनिका बस इतना ही कह पाई थी कि गहना बोली, कहानी कब से यहाँ खड़ी हो, जल्दी निकल वरना तुम्हारी बस पक्का निकल जाएगी। हाँ हाँ मैं निकलती हूँ। कहानी अपना घाघरा संभाल कर बाहर चली आई। कुनिका की बात उस तक ही सीमित रह गई। हालांकि गहना ने जानबूझकर उसे टोका था, क्योंकि कुनिका एक बार शुरू होने के बाद रुकती नहीं है। राजस्थान की रेतीली धूल के बीच गोलाकार में गाड़ियों ने घेरा बना रखा था। मध्य में एक आदमी बेरहमी से एक सख्त
को पीट रहा था। वो उसका कॉलर पकड़ उसे उठाते हुए बोला, हमें सब मंजूर है लेकिन धोखेबाजी नहीं। रुक जाओ गुमान, एक ऊंची आवाज़ सुन। उस आदमी ने अपना हाथ रोक लिया, बिना पलटे बोला, नहीं जीजा, इसने आपके साथ धोखा किया है, फिर मैं इसे कैसे छोड़ दूं? आज इसे छोड़ दिया तो बाकी सब की इसकी तरह गलतियां दोहराएंगे। हमने कहा ना गुमान, उसे छोड़ दो। उस आदमी ने गुमान के कंधे में हाथ रखा। गुमान पीछे की ओर पलटा। बालों में हल्की सफ़ेदी थी। चेहरे पर कोई दाढ़ी मूछ नहीं थी। माथे पर बड़ा सा तिलक और हाथ में 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। सफ़ेद शेरवानी के साथ गले पर पहनी मोतियों की माला किसी शाही पोशाक का अनुभव करा रही थी। ये हंसराज सिंह राजपूत हैं, पृथ्वीराज सिंह के दूसरे पुत्र। जानने वाले इन्हें हुकुम शाह की नाजायज औलाद के रूप में जानते हैं। हालांकि इन्हें इनके परिवार ने कभी नहीं अपनाया। यही सबसे बड़ी वजह है इनकी नाराज़गी की। इन्होंने बचपन से ये फैसला कर लिया था कि धर्मराज की गद्दी पर एक दिन अपने पिता से ही छीनेंगे। राजपूत परिवार की बर्बादी को इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। इनके साथ मौजूद आदमी गुमान इनका साला है। दहेज स्वरूप में इन्हें भेंट में मिला था। अपने जीजा जी को वो परम भक्त है। उनके लिए किसी को भी ख़त्म करने पड़े वो पीछे नहीं हटता। गुस्सा उसे छोटी छोटी बातों पर आता है और अक्सर अपने गुस्से में वो गलतियाँ कर बैठता है। हंसराज जी ने ज़मीन पर खून से लथपथ पड़े उस आदमी को देखते हुए कहा, तूने जो किया है उसके लिए माफ़ी तो मुझे नहीं दे सकता, लेकिन मरने से पहले तुझे पुण्य करवा रहा हूँ। छोड़ दो इसे यही अधमरा हालत में, कम से कम चील कौवों का नाश्ता तो बनेगा। हंसराज जी ने अपने आदमियों से कहा और गाड़ी पर जा बैठ गए। गुमान भी उसके बगल में वाली सीट में जा बैठा। एक एक करके वो गाड़ियाँ रेतीली सड़क से होकर वापस लौट गईं। तिलमिलाती धूप में वो सख्त रेत पर अधमरी हालत पर पड़ा था। कोई नहीं था उसे बचाने वाला। मौत भी धीरे धीरे कर उसको अपने आगोश में ले रही थी। शाम का वक्त था। बनारस का हाल। मणिकर्णिका घाट पर आग कभी ठंड नहीं होती। दिन रात सुबह शाम चिता जलती रहती। माना जाता कि यहाँ पर अंतिम संस्कार कराने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। विक्रांत वही घाट की सीढ़ों पर बैठा एकटक उन जल की रही चिताओं को देख रहा था। शिव और श्रवण उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। दोनों उनके इसके अगल बगल बैठ गए। साला, हम दिया लेकर पूरा दुनिया ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, लेकिन तुम झक मारकर हमको घाट की सीढ़ियों पर मिलोगे, श्रवण ने कहा। शिव विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सुबह बिना कुछ बताए घर से निकल गए और अब यहाँ बैठे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? विक्रांत खामोशी से गंगा की शांत लहरों को देख रहा था। जितनी अशांति उस लहरों में थी, उतनी ही अशांति उसके मन में भी थी। श्रवण ने आंखों के इशारे से शिव से माजरा पूछा तो उसने नामे गर्दन हिला दिया। माना वो लोग बचपन से विक्रांत के साथ थे, लेकिन उनके दिमाग में कब क्या चलता था ये कोई नहीं जानता था। इन तीनों ने जब पायल का शोर सुना तो शिव और श्रवण ने चेहरा घुमा कर देखा। माला सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी। श्रवण नजरें फेरते हुए बोला, कसम गंगा मैया की, इसी की कमी रह गई थी बस। शिव ने वहाँ से उठकर जाना ही ठीक समझा। श्रवण उठते हुए बोला, अरे ओ महादेव, कहाँ चल दिए? तनिक हमको भी तो साथ ले लो भैया, हमको भी तो मोक्ष मिल जाएगा। ये बोलते हुए श्रवण भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल गया। उन दोनों को जाते देख माला मुस्कुरा दी। वो विक्रांत से चिपक कर उसके बगल में बैठ गई। विक्रांत सरक कर उससे थोड़ा दूर हो गया। माला वापस उसके करीब चली गई। विक्रांत ने कुछ नहीं कहा और उठकर खड़ा हो गया। माला उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, अरे 2 मिनट बैठे तो सही, हम तो अभी अभी आए हैं और तुम उठकर चल दिए। हमें कुछ काम है, छोड़ो हमारा हाथ। विक्रांत ने ये कहा। माला ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और मुंह बनाते हुए बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे देश की राजगद्दी तुमको ही मिल गई हो। अरे इतना कौन सा ज़रूरी काम है जो 2 मिनट बैठकर हमसे बात भी नहीं कर सकते? बचपना गुजार दिया तुम्हारे इंतज़ार में,
अब क्या भरी जवानी भी गुजार दें। विक्रांत तो उसका हाथ झटकते हुए बोला, सामने गंगा मैया है, जाकर डुबकी लगा लो, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो अपने बाप से जाकर कह दो हाथ पीले करवा दे, जवानी बर्बाद नहीं होगी। विक्रांत ये बोला वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर माला का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उठकर खड़ी हुई और पीछे से विक्रांत को टोकते हुए बोली, अरे हाथ क्या, हम तो अपना मुंह भी पीला करवा लें, तुम पहले हाँ तो करो। विक्रांत बिल्कुल नहीं रुका और वहां से निकल गया। माला उदास सी सीढ़ियों पर बैठी रह गई। हम भी देखते हैं कहाँ तक भागेंगे। दुल्हन बनकर तुम्हारे ही घर आऊंगी, नहीं तो मीरा बनकर बनारस की गलियों में डोलूंगी। विक्रांत बाहर निकला तो एक लड़का उससे टकरा गया। वो बोला, माफ़ करना भैया। ये बोलकर लड़का वहाँ से निकल गया। विक्रांत आगे बढ़ गया। अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने अपनी जीप को टटोला, अंदर एक पेपर था। विक्रांत ने पलट कर देखा, जो लड़का उससे टकराया था वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहा था। उसने भी पलट कर देखा। आंखों के इशारे से उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बिना रुके आगे बढ़ गया। विक्रांत ने उस पेपर को खोला जिसमें लिखी बातें पढ़कर उसके चेहरे में एक सुकून का भाव आ गया। उसने शर्ट की जेब में सिगरेट निकाली और दांतों के बीच दबाकर चलते हुए रास्ते में खड़े आदमी के हाथों में लाइटर लेकर आगे बढ़ गया, जिसे उस आदमी ने अपनी सिगरेट जलाने के लिए निकाली थी। अरे ओ आदमी, बस ये बोलकर चुप हो गया, क्योंकि विक्रांत उसकी आवाज़ सुनकर पलटा था। विक्रांत का चेहरा देख वो आदमी आगे कुछ नहीं बोला। विक्रांत ने चलते हुए अपनी सिगरेट जलाई और फिर दूसरे हाथ में पकड़कर पेपर को आग लगा दी। इधर कहानी सियासत के मुठभेड़ पर आधारित है। खून खराबा हो तो बात ही नहीं बनेगी। मैं दुकान से सारे एटीट्यूड खरीद कर ले आई हूँ। फुल टू फुल एक्शन मिलेगा। रही बात रोमांस की तो इंतज़ार करें, वक्त आने पर मोहब्बत भी परवान चढ़ेगी। कहानी अपने कॉलेज के ग्रुप के साथ बनारस आ चुकी थी। वो भी होटल सूर्या में ठहरे थे। कहानी इस वक्त कमरे के बालकनी में खड़ी वहाँ की हवाओं को महसूस कर रही थी। सचमुच जादू है यहाँ की हवाओं में, हर किसी को अपना बना लेती है। कहानी ने ये कहते हुए अपने फ़ोन में गाना लगाया और उसकी धुन में खो गई। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। कहानी क्या कर रही है? वहाँ रात के 11 बज रहे हैं। तुझे सोना नहीं है क्या? बालकनी के दरवाजे पे खड़ी एक लड़की ने आवाज़ दी तो तुरंत कहानी ने फ़ोन बंद किया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, नींद नहीं आ रही है। और उस लड़की का नाम अनन्या था। अनन्या उसके साथ अंदर आते हुए बोली, नई जगह है इसलिए नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश कर, नींद आ जाएगी। वैसे भी कल हमारा प्रोग्राम है, उसकी फाइनल रिहर्सल भी करनी है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अनन्या अपने बेड पर जाकर लेट गई। कहानी भी अपने बेड पर आकर बैठ गई। उसने लेटते हुए मन में कहा, यहाँ कुछ भी अनजाना सा नहीं लग रहा मुझे, मानो गहरा रिश्ता जुड़ा है। पहली बार ही तो आई हूँ इस शहर में, फिर यहाँ इतना अपना सा क्यों है। कहानी काफ़ी देर तक अपने मन में उमड़ रहे सवालों का जवाब ढूंढती रही, फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। सुबह का वक्त था। राजपूत पैलेस राजस्थान में सुमित्रा जी ने अभी अभी माँ अम्बे की आरती पूरी की थी। उनके साथ वहाँ यमुना जी, वंदना और तनुश्री थी। कुनिका तो अभी अभी वहाँ आई थी। बुआ सास से बचते हुए उसने सिर पर आंचल डाला और वंदना के पास जाकर खड़ी हो गई। सुमित्रा जी ने सबको आरती दी। यमुना जी ने जब कुनिका को वहाँ देखा तो आश्चर्य से बोली, तू कट्ठे से आ गई? मारे को तो लगा थारी नींद अभी तक पूरी ना होगी। कुनिका ने कहा, ना मासा, ऐसी बात नहीं है, वो रात को देर से सोई थी ना, इसलिए नींद देर से खुली, वरना मैं तो जल्दी आ जाती।
कुनका कह ही रही थी तभी यमुना जी बोली, बस बस थारे से बस जवान चलवा लो, जेके अलावा कुछ ना आवे है तने। यमुना जी ये बोल वहाँ से चली गई। कुनिका ने उदास सा चेहरा बना लिया। सुबह सुबह यमुना जी के मुंह से इतना अच्छा प्रवचन जो उसे सुनने को मिला था। तनु सिर उसके कंधे पर हाथ कर बोली, कुनिका मासा की बात पर का बुरा नहीं मानना, तुम तो जानती हो उनकी आदत है। जीजी सा उनके सुनाने की आदत है और मेरे सुनने की आदत हो गई है। और मासा के बातों को मैं भला क्यों बुरा मानूं? वो तो मेरे लिए सुबह शाम के लिए प्रसाद की तरह है। कुनिका की बातें सुन बाकी सबको हंसी आ गई। सुमित्रा जी वंदना से पूछते हुए बोली, अभिनय विनय और जमाई सा रात घर नहीं लौटे थे? वंदना ने जवाब दिया, मामी सा फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है, इस वक्त शायद बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिला है। दिन रात वो लोग वर्कर के साथ काम में बिजी हैं, शायद आज भी नहीं आएंगे। सुमित्रा जब परेशान होकर बोली, ये क्या बात हुई? काम अपनी जगह और परिवार अपनी जगह, राजा से बात करती हूँ। ये कहते हुए सुमित्रा जी भी वहाँ से चली गईं। सुबह का वक्त था। होटल सूर्या बनारस का हाल। कहानी आईने के सामने खड़ी थी। सफ़ेद रंग का फ्रॉक सूट और उस पर डाला लाल दुपट्टा अलग ही कहर ढा रहा था। कहानी के लंबे केस खुले हुए थे। उसने टेबल पर रखी चूड़ियाँ उठाई, हाथों में पहनने लगी। अनन्या वॉशरूम से बाहर निकली। कहानी को ऐसे तैयार होकर देख उसने पूछा, इतना सज धज कर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है कहानी? सुना ये शहर घाटों का शहर है, बस उसी घाट को देखना चाहती हूँ। 80 घाट चलते हैं, रिहर्सल में अभी 1 घंटे का वक्त है, तब तक हम लौट आएंगे। अनन्या ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कहानी? सुहानी मैम को पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी। आज अच्छे से हमारा डांस प्रोग्राम हो जाए, फिर तुम्हें जहाँ जाना है चली जाना। कहानी उसे मनाते हुए बोली, प्लीज़ अनन्या चलो ना, फिर कब हमें मौका मिलेगा? कल हम वापस लौट जाएंगे। चलो ना, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम जल्दी लौट आएंगे। प्लीज़ प्लीज़ चलो ना अनन्या, इतनी सी बात नहीं मानोगी मेरी? कहानी ने बड़ा ही भोला सा चेहरा बनाया। वो उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अनन्या एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हम जल्दी लौट आएंगे। कहानी चहकते हुए बोली, पक्का प्रॉमिस। रुको मैं तैयार होकर आती हूँ। अनन्या ये बोल वॉशरूम में चली गई। कहानी बेड पर रखे कपड़ों को तह लगाकर कबर्ड में रखने लगी। अनन्या के रेडी होते ही वो सब दोनों साथ 80 घाट के लिए निकल गई। वहाँ दूसरी तरफ विक्रांत अपने घर की छत पर खड़ा एकटक सामने की ओर देख रहा था। यहाँ से दूर फैली गंगा नदी की झलक देखी जा सकती थी। घाटियों का शोर, मंत्रोच्चारण की आवाज़ें सुबह शाम कानों तक पहुँचती। विक्रांत के फ़ोन में बेल बजी तो उसने बिना देखे रिसीव कर ली। फ़ोन में दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहा। उसे सुनने के बाद विक्रांत के मुंह से बस कुछ शब्द निकले, उस पर नज़र रखो, मैं आ रहा हूँ। विक्रांत ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे चला गया। शिव किचन में खाना पका रहा था और श्रवण उसे झाड़ू लगाने का काम मिला। विक्रांत सीधा अपने कमरे में चला गया। उसे इतनी तेज़ी से जाते देख श्रवण ने कहा, इसको क्या हो गया है? अरे भैया कहाँ चल दिए, तनिक हमको भी तो बता कर जाओ। विक्रांत ने कबर से अपनी शर्ट निकाली और उसे पहनते हुए बाहर चल गया। शिव किचन से बाहर आया और वो श्रवण उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। विक्की कहाँ जा रहे हो? कल से चुप चुप हो, ना ठीक से खाते हो ना किसी सवाल का जवाब देते हो। हम समझ सकते हैं विक्की चाचा के इलाज के लिए पैसे जमा करना है, हम मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। शिव ने कहा, विक्की एक काम करते हैं, बढ़िया सा प्लान बनाकर बैंक लूटते हैं, साला एक बार में ही झंझट खत्म। श्रवण के ये कहने पर शिव ने उसे गुस्से से घूरा। श्रवण झेपते हुए बोला, खाली आइडिया दिया है, नहीं मानना तो मत मानो, कोनो जबरदस्ती थोड़ी है। शिव विक्रांत की ओर देखकर बोला, तुम्हारा हाथों में चोट लगी है विक्की, आराम करने के बजाय तुम इससे आगे। शिव कुछ कहता विक्रांत तो उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, हमारा जाना जरूरी है। तिवारी ने मिश्रा का माल पकड़ कर रखा और उसे छुड़वाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। बदले में वो मुझे 3 लाख रुपए देगा। अब हटो मेरे रास्ते से।
श्रवण और शिव दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ विक्रांत से बोले, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। श्रवण उसके पास आया और उसे के बाएं कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे उस मच्छर को पकड़ने के लिए हमारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारा बायां हाथ है, हम साथ नहीं ले जाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। शिव सोफे पर पड़ी अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, सारी भाषणबाजी यही करनी है, फिर चलना भी है। विक्रांत ने उन दोनों से कुछ नहीं कहा। इतना तो वो जानता था कि वो दोनों उसकी परछाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों वहाँ से निकल गए। इधर रविंद्रपुरी मार्ग पर काफ़ी ट्रैफिक था। कहानी और अनन्या इस वक्त ऑटो में बैठी थी। अनन्या परेशान होती हुई बोली, आधा घंटा तो यहीं निकल गया, अब हम घाट कब पहुँचेंगे और वहाँ से लौटकर होटल कब जाएंगे? अरे भैया, किसी दूसरे रास्ते से ले चलो। रिक्शे वाले ने कहा, बहन जी कहाँ से ले चलें? देख रही हैं ना, आगे सड़क जाम है, पता नहीं क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को जल्दी है तो पैदल निकल जाइए। 80 घाट तक पैदल की दूरी ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। ऑटो वाले ने कहा, 15 से 20 मिनट कम लगते हैं क्या आपको? अब हम इतनी दूर पैदल जाएंगे? अनन्या ने कहा, आपको जल्दी भी है और पैदल भी नहीं जाना चाहती हैं। ऑटो वाले ने, हवाई जहाज़ नहीं है, उड़ाकर ले चलो। ऑटो वाले की बात सुनकर अनन्या तुनक गई। उन दोनों की बहस पर कहानी का ध्यान बिल्कुल नहीं था। उसका ध्यान तो कहीं और था। कुछ ही दूरी पर एक दूसरे ऑटो में दोनों औरतें बैठी हुई था। उनमें से एक औरत की गोद में एक छोटी सी 4 साल की बच्ची थी। कुछ देर पहले वो अपनी डाल से खेल रही थी, लेकिन वो नीचे गिर गई। उसकी अम्मा दूसरी लेडी से बात करने में बिजी थी और वो बच्ची उन्हें परेशान करने के बजाय अपनी डाल को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे बार बार नीचे झुकते देखकर उसकी माँ ने उसे गोद से नीचे उतार दिया। कहानी उसी को नोटिस कर रही थी। कहीं से एक बाइक वाला बीच में चला आया। वो डॉल अब उसकी बाइक के नीचे दब चुकी थी। वो बच्ची अपनी डॉल को निकालने की कोशिश कर रही थी। कहानी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर गईं। इसे आगे से थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हुआ तो गाड़ियां आगे बढ़ने और कहानी उस बच्ची की मदद के लिए उतर नहीं पाई। उसे सबसे ज़्यादा चिंता उस बच्ची की थी। उसने पीछे की ओर झांक कर देखा, किसी आदमी ने उस बच्ची को अपने गोद में ले लिया। कहानी उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो खुश थी कि वो बच्ची सही सलामत है। वही उस बच्ची को जिस आदमी ने उठाया था वो कोई और नहीं, विक्रांत था। उसने बच्ची को उसकी माँ की गोद में देते हुए कहा, यह आपकी जिम्मेदारी है, पहले इस पर ध्यान दीजिए, फिर अपने बातों पर। विक्रांत ये कहकर वापस उस ऑटो में जा बैठा जिसमें वो पहले था। विक्रांत के बैठते ही ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कहानी और अनन्या 80 घाट पहुंचे। अनन्या ने उस ऑटो वाले को पैसे दिए और दोनों आगे बढ़ गए। कहानी की मुस्कुराहट 2 गुनी हो चुकी थी। 80 घाट का खूबसूरत सा नज़ारा अब उसकी आंखों के सामने था। घाट की सीढ़ियां दूर तक फैली थी। गंगा नदी की खूबसूरत सा दृश्य काफ़ी मनोरम था। कहानी ने नीचे झुककर दोनों हाथों को जोड़कर जल भरा और सुखद एहसास का अनुभव किया। अनन्या अपना फ़ोन निकाल वहाँ की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लगी। इधर कहानी घाट की सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वहीं पीछे से विक्रांत गुजरा। दोनों ही एक दूसरे से बेखबर थे। विक्रांत की नज़रें आसपास की किसी को तलाश रही थी। वो घाट की दूसरी तरफ पहुंचा। सीढ़ियों के पास 2 लोग खड़े बात कर रहे थे। उनमें से एक ने विक्रांत को अपनी ओर आते देखा तो वो सतर्क हो गया। उसने अपने साथ खड़े आदमी को इशारा किया और दोनों वहां से भाग निकले। विक्रांत उनका पीछा कर रहा था। अनन्या कहानी के पास पहुंची। कैसे लगी तुम्हें ये जगह? 2 लफ्ज़ों में इसकी खूबसूरती बयां कर पाती तो ज़रूर बताती, लेकिन इतना आसान नहीं केवल चंद अल्फाजों में इसकी खूबसूरती समेट पाना। कहानी की बातें सुन अनन्या बोली, ओह गॉड, इतनी गहरी बातें समझने के लिए मुझे शायर होना पड़ेगा और इस जन्म में ये गुण मेरे अंदर नहीं आने वाला। कहानी घाट की सीढ़ियाँ उतरते हुए मन में बोली, सुबह ए बनारस बात करती है, शाम ए बनारस बिना कहे सुनाती है, बिना कहे सुनती है। बिखरे हैं जो तोड़ा है जिसे ज़िंदगी ने, गंगा की लहरी उसमें
सांस भरती हैं। हर एक सीढ़ियाँ उतरते हुए वो गंगा के करीब पहुंच रही थी। वहीं विक्रांत दीवार से टिक कर खड़ा था। दीवार की दूसरी तरफ एक शख्स खड़ा था जिसने चेहरे के आगे अखबार रखा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था पढ़ रहा है। पढ़ने में अखबार बहुत मसरूफ़ है, लेकिन ये सब आंखों का दोस्त था। खबर पक्की है, तिवारी के आदमी घाट पर आसपास ही मंडरा रहे हैं। गिनती यही करीब 7-8 के पास है। विक्रांत ने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। तभी वो अखबार वाला आदमी पलटा, लेकिन उसे विक्रांत कहीं नहीं दिखा। विक्रांत गहरी आंखों में से किसी की तरह किसी पर नजरें गड़ाए हुए था और अपने कदम उसकी ओर बढ़ा रहा था। उस शख्स ने विक्रांत को अपने करीब आते देखा तो उसने भागना शुरू किया। विक्रांत ने भी 2 कदमों की चाल तेज की और उसके पीछे भागा। श्रवण ने विक्रांत को भागते देखा तो शिव भी कंधा थपथपाया। हमको लगता है साला तिवारी मिल गया है। शिव ने भी उसकी बात पर गौर किया। कहानी भागते हुए विक्रांत से टकराई, लेकिन गिरने से पहले वो संभल गई। हालांकि विक्रांत ने इस बात पर गौर नहीं किया और वो बिना रुके वहां से भाग गया। कहानी अपनी बाह पकड़ पीछे की ओर पलटी। वो विक्रांत का चेहरा नहीं देख पाई। कहानी के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था। बड़ा ही बदतमीज आदमी है। ये कोई भागने की जगह है। मैराथन दौड़ने का शौक है तो ओलंपिक में जाए। कहानी ने खुद के गुस्से पर नियंत्रण किया और घाट की सीढ़ियां उतरने लगी। शिव और श्रवण भी विक्रांत को यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे थे। वही वो आदमी भागता हुआ घाट की सीढ़ियां उतरने लगा। कहानी गंगा के जल में हाथ डालने ही जा रही थी कि तभी उसने कहानी की बाँह पकड़ उठाया और उसके गले के आगे चाकू रखकर पलट गया। विक्रांत भागता हुआ सीढ़ियों पर पहुंचा, लेकिन उसे देख रुक गया। चाकू देख कहानी की सांसें अटक गई थीं। बालों से आधा चेहरा ढक गया और बाकी बचा भाग डर की वजह से स्तंभ हो गया। पीछे छोड़ हमारा विक्रांत, नहीं तो हम गंगा मैया के जल में इसका लाल रंग से रंग देंगे। उस गुंडे की बात सुन कहानी की धीमी रफ्तार से चल रही सांसें भी अटक गईं। विक्रांत का चेहरा बिल्कुल सख्त था, कोई भाव नहीं था उस पर। वो सीढ़ियां उतरने लगा तो उस गुंडे ने चाकू पर पकड़ मजबूत कर ली। रुक जा विक्रांत, हम बता रहे हैं, इस लड़की की जिंदगी चली जाएगी। कहानी ने आंखें बड़ी कर ली। बिन बुलाए मौत से किसे मिलने का शौक होता है। विक्रांत ने अपने कदम नहीं रोके और आगे बढ़ते हुए बोला, तो मार डाल ना, ये मेरी बीवी है, ना बहन, ना ही कोई सगी, फर्क नहीं पड़ता मुझे। विक्रांत की बातें सुनकर कहानी को अपने मौत पर निश्चित लग रही थी। कहा वो गंगा घाट में घूमने आई थी और अब यहाँ मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। वो तो उन दोनों से ही अनजान थी और अब बेमतलब में उनके बीच फंस गई। डर के मारे होंठ थरथर कांप रहे थे। पलकों पर ठहरे आंसू गालों पर एक रेखा सी की भांति खिंच गए। विक्रांत अब कहानी के बिल्कुल सामने खड़ा था। जो डर विक्रांत के चेहरे पर होना चाहिए था, वो डर उस गुंडे के चेहरे पे था। विक्रांत ने न कहा, किसी को मारने के लिए जिगर होना चाहिए, जो उधार में नहीं मिलता बल्कि इंसानी खून में होता है। विक्रांत ने अपनी बात खत्म की तो वो आदमी चीख पड़ा, क्योंकि विक्रांत ने चाकू उसकी नज़र बचाते हुए उसकी कमर में घोंप किया था। जैसे ही चाकू उस गुंडे की पकड़ ढीली हुई, विक्रांत ने कहानी का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया और उस गुंडे के सीने पर कस कर लात मारी। उसकी इच्छा थी गंगा मैया के जल को लाल रंग से रंगना, सो इच्छा पूरी हो गई। वो सीधा पानी में जा गिरा। कहानी का आधा शरीर पूरी तरह से विक्रांत के सीने से लगा हुआ था और चेहरा ठीक उसके गर्दन के पास। कहानी ने अपना चेहरा उठाया, तब कहीं जाकर विक्रांत ने उसे गौर से देखा। गोरा रंग, गहरी आंखें, चांद के टुकड़े के समान माथा, कांपते हुए होठ हिलते हुए गुलाब की पंखुड़ियों की भांति लग रहे थे। नए एहसासों ने जो जगह बनाई थी वो सब पहली बार था। क्षणिक भर के लिए विक्रांत को जैसे ही शोर सुनाई दिया, उसने चेहरा घुमा कर देखा। कई आदमी हाथ में चाकू और खंजर लिए भागते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक आदमी सीढ़ियों से छलांग लगाता हुआ उन पर टूट पड़ा, लेकिन इससे पहले वो उन पर वार करता, विक्रांत कहानी को लेकर पानी में कूद पड़ा।
अब तो एक एक करके वो सभी आदमी छलांग लगाते हुए नदी में कूद पड़े। कहानी ने अपना चेहरा पानी से बाहर निकाला और तेज तेज सांसें लेने लगी, कहीं डूब न जाए। इस वजह से वो पानी में हाथ पैर मारने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी कमर को मजबूती से थाम रखा है, वरना वो अब तक डूब चुकी होती। विक्रांत भी पानी से बाहर निकला। उसकी नज़रें कहानी के पीछे वार कर रहे आदमी पर थी। विक्रांत ने उसे साइड किया और उस आदमी का हाथ पकड़ मरोड़ दिया। मंत्रों के बीच उसके चीख गूंजने लगी। कहानी विक्रांत के पीछे उसे थामे खड़ी थी। तैरना नहीं जानती थी, वरना कब के उसके बीच से निकल जाती। तकरीबन 4 से 5 आदमी अब उन्हें घेर कर पानी में खड़े थे। विक्रांत की तीखी नज़रें उन पर टिक गई। आजकल ये बहुत उड़ने लगा है, यही ख़त्म कर दो इसका खेल, विक्रांत के सामने खड़े आदमी ने कहा। तभी दूसरा आदमी बोला, आज तो मालिक को तोहफा देंगे, इसका कटा हुआ सर। हमारे दोस्त का सर है, कोनो नारियल का कटोरा नहीं जो अपने मालिक को तोहफा में दोगे। विक्की, बहुत बोल रहे हो, चमचे तो तोड़ मरोड़ कर चम्मच बना दो। ये कहते हुए श्रवण सीढ़ियों पर बैठ गया। शिव आगे बढ़ने लगा तो श्रवण ने उसकी कलाई पकड़ उसे भी अपने साथ बैठा लिया। तुम कहाँ चल दिए महाराज, फोकट का सिनेमा है, जी भर के देखो। विक्रांत पर उन सभी ने हमला किया। विक्रांत ने बाखूबी उसके हमले का जवाब दिया। कहानी की हालत खराब होती जा रही थी। वो गिरने लगी तो विक्रांत ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहानी अनुरोध करते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसके इतना कहते ही विक्रांत ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो पानी में बैलेंस नहीं बना पाई। वो दोबारा गिरती उससे पहले वो विक्रांत ने फिर उसे थाम लिया। वो बाकियों के हमले से बचते हुए उसे घाट पर लेकर पहुंचा। शिव ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और कहानी को पानी से बाहर निकाला। इसी बीच एक शख्स ने विक्रांत पर वार किया, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ उसे पीटना शुरू कर दिया। अनन्या भागती हुई कहानी के पास पहुंची। कहानी, तुम ठीक तो हो? कहानी ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया। सब कुछ उसकी सोच से परे हो रहा था। श्रवण ने उठते हुए उसके आगे अपना रुमाल बढ़ा दिया। आप रोइए मत, हमको बहुत दुख होता है। कहानी ने उसे गुस्से से घूरा और बरस पड़ी। पागल है आप सब के सब, बस लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना आता है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, आप सबकी जेल में डलवाऊंगी। श्रवण और शिव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी पीछे से विक्रांत की आवाज़ आई, शौक से करो, किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। कहानी ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रांत पानी से बाहर आ चुका था। इस वक्त उसके पास वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने उस पर हमला किया था। पता नहीं विक्रांत ने उनकी क्या हालत की। कहानी विक्रांत को गुस्से में घूरते हुए बोली, आज जैसे गुंडे मवाली को किसी का डर नहीं, इंसान नहीं तो महादेव से डरो। इस तरफ मंदिर में खून खराबा करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अनन्या कहानी को शांत कराते हुए बोली, कहानी छोड़ो इन्हें और वापस चलो, हमें लेट हो रहा है, कंपटीशन भी शुरू होने वाला है। नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और इन सब की कंप्लेन जरूर करूंगी। कहानी ने विक्रांत को घूरते हुए कहा। अनन्या उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। पागल मत बनो, चलो यहाँ से। अनन्या उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले गई। धीरे धीरे कर विक्रांत की नज़रें से वो ओझल हो गई। कहीं ये सचमुच पुलिस के पास तो नहीं जाएगी? वैसे ही वो इंस्पेक्टर हमसे नाराज़ बैठा है। श्रवण ने गंभीर भाव से कहा। शिव विक्रांत से बोला, इन लोगों ने बताया कुछ तिवारी के बारे में। विक्रांत बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया, जिसका साफ मतलब था नहीं। कहानी अभी भी बेहद गुस्से में थी। अनन्या ने ऑटो रुकवाया और कहानी के साथ बैठ गई। कहानी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, देखा तुमने उस गुंडे की गुंडागर्दी, कितने बेरहमी से मासूमों को मार रहा था। रहने दे कहानी, एक को मारने के लिए 10 लोग खड़े थे हथियार लेकर। उन्हें गुंडा कहने के बजाय तुम उस लड़के को गुंडा कह रही हो जिसने तुम्हें बचाया। तो क्या कहूँ उसे हीरो? बिल्कुल नहीं, अभी पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेन करूँगी। कहानी की बात सुनकर अनन्या बोली, क्या कहोगी पुलिस में जाकर? जानती हो उन्हें नहीं ना? कहानी, कल हम लोग वापस लौट जाएंगे। क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ रही हो? टाइम देखो, हमें कितनी देर हो गई है।
कंपटीशन भी शुरू हो गया होगा। पार्ट लेने से पहले ही हम लोग आउट हो जाएंगे। देखना तुम्हारी वजह से कितनी डांट पड़ेगी। ये कहते हुए अनन्या ने चेहरा फेर लिया। विक्रांत घाट से बाहर निकला ही था, तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो उससे नज़रें बचाते हुए ऑटो में बैठकर भाग रहा था। विक्रांत की आंखें बड़े हो गई। वो तुरंत उस ऑटो के पीछे भागा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। विक्रांत ने साइड में लगी बाइक पकड़ी और स्टार्ट कर निकल गया। जिसकी बाइक वो थी, वो बेचारा अभी भी 10 रुपए के लिए मोल भाव कर रहा था। केला लेकर वो पीछे पलटा तो अपनी बाइक नहीं दिखाई दी। हमारी उड़नदस्तरी कहाँ उड़ गई, ये बोल उस आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया। ये मुलाकात तो बड़ी बेरहम निकली। हाल चाल पूछने तक की मोहलत न दी। क्या ही कर सकते हैं। ये सियासी जंग और मोहब्बत की दास्तान थी। ये कहानी का दूसरा पार्ट था और कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।